वेलकम बैक। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा। हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन जिसमें लीनियर मोशन को पढ़ रहे थे। हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर चुका था, बहुत डिटेल में सारे न्यूमेरिकल के साथ मैंने कराया है। आज हम लोग तीसरे लेक्चर के अंदर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को पढ़ने वाले हैं पूरा डिटेल में। इसके अंदर हम लोग एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, कैसे हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन निकालते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है, राइट। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, या फिर एस भी बराबर यू प्लस एटी, ये सब फॉर्मूला किस मोशन के लिए डिफाइन होता है, उस समय एक्सेलरेशन वेलोसिटी कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ कंसेप्ट हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं। वैसे इस जो टॉपिक में कराऊंगा यहाँ से न्यूमेरिकल डायरेक्ट तो कम आते हैं, ज्यादातर न्यूमेरिकल तो कहाँ से आते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन से आते हैं। बट अगर इस इक्वेशन ऑफ मोशन को बढ़िया से समझना है तो आपको ये टॉपिक एकदम समझ होना चाहिए। नहीं कि हमको डेफिनेशन पता है तो काम चलेगा, नहीं। बहुत कुछ इसमें सीखने वाला है, जैसा आप देखते हो कि मैं सिखाते आ रहा हूं, आज फिर भी सिखाने वाला हूं। तो चलो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करता हूं। और सबसे पहले मैं वेलोसिटी का या वेग का मीनिंग बताऊं, क्योंकि सबसे पहला डेफिनेशन तभी हमारे माइंड में वो एक स्पेस क्रिएट करता है अगर आप उसके मीनिंग को बहुत बढ़िया से क्या कर रहे हो, फील कर रहे हो। तो सपोज करो कि कोई बॉडी मूव कर रहा होगा, किसी भी, जब बॉडी मूव कर रहा होगा तो किसी भी इंस्टेंट में, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो उसका मोशन होगा वो किस चीज पे डिपेंड करेगा। सोचो मैंने क्या कहा, जैसे मैं ऐसे करके मान लो मैं मूव कर रहा हूँ, राइट। मैं क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। तो किसी पर्टिकुलर टाइम में उस मोशन, जिस बॉडी में मोशन है वो किन चीजों पे डिपेंड करेगा, वो जनरली दो चीजों पे डिपेंड करेगा। पहला, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी टिल दैट मोमेंट, राइट। उसका जो मोशन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा कि उस राइट मोमेंट तक, जिस समय पे आप चेक कर रहे हैं उस समय तक उस बॉडी के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, कितनी दूरी तय की गई। दूसरा, डायरेक्शन इन विच बॉडी इज मूविंग, और वो बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है या नहीं। जी बिल्कुल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गति होती है यानी जो मोशन होता है, ये वस्तु का सिर्फ तेजी या रैपिडिटी नहीं दिखाता, बल्कि इसके साथ साथ उस वस्तु के यानी उस ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को भी क्लेरिफाई करता है। तो हमने जब इसके पहले क्लास में स्पीड को पढ़ा था तो हमने मोशन की रैपिडिटी को सिर्फ इंक्लूड किया था। और आज हम लोग अगर रैपिडिटी के साथ साथ यानी उसकी तीव्रता के साथ साथ अगर हम उसके डायरेक्शन को भी इंक्लूड कर लें तो वो सेंस जो बनता है वो क्या का बनता है, वेलोसिटी का बनता है। यानी एक तरीके से बोले तो वेलोसिटी और स्पीड में सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस होता है कि अगर कोई मोशन किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो रहा है तो उस मोशन को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं, और अगर डायरेक्शन का रेंडम को हम लोग रेंडम कर दिया जाए यानी उसको इंपॉर्टेंस नहीं दें तो वो स्पीड बन जाता है। वैसे और भी कुछ बेसिक चीजें डिफरेंस होती है, बट सिंपल डिफरेंस तो यही होता है। तो अगर मैं डिफाइन करने की बात करूं कि वेलोसिटी को अगर डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे वेलोसिटी को, तो जल्दी से बताइए। तो वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम ओवर अ शॉर्ट इंटरवल इज कॉल्ड वेलोसिटी। मैंने क्या कहा था समझना कि पर यूनिट टाइम जब मैं बोलता हूं ना तो बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में आ जाता है कि पर यूनिट टाइम का मतलब कोई यूनिट टाइम, बट ये यूनिट टाइम एक इंटरवल है। यूनिट टाइम जो है क्या है, इंटरवल है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सीख लो कि यूनिट टाइम का क्या मीनिंग होता है। किसका, यूनिट टाइम का। तो यूनिट टाइम का मतलब होता है एक इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम। यहां पे
ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता, पॉइंट ऑफ या इंस्टेंट ऑफ टाइम नहीं होता, इंटरवल ऑफ टाइम होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब जो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल, और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम जो होता है वो टी से, टाइम को टी से क्या करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं। यानी सिंपल तरीके से अगर बोले कि वेलोसिटी जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। यानी डिस्टेंस भी वो ट्रेवल कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ट्रेवल कर रहा है, और एक डायरेक्शन भी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो है ये कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी अदिश राशि है। क्या है ये, अदिश राशि है। तो अगर वेलोसिटी को डिफाइन करना हो तो आप एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल इन स्पेसिफिक डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी यूनिट टाइम दैट इज इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्लियर है यहां तक कि नहीं जी। तो ये तो चल गया पता कि वेलोसिटी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं, इसके इकाई की बात करूं, तो इकाई कैसे फाइंड आउट होगा, ध्यान समझिएगा। तो इसका यूनिट क्या हो जाता है, इसका यूनिट है डिस्प्लेसमेंट, यानी एक लेंथ है, इसका यूनिट मीटर होता है, और टाइम का सेकंड, तो आप कह सकते हो मीटर पर सेकंड, यही इसका क्या होता है, यूनिट। और ये सिंपल आपको ये भी पता है कि यही यूनिट किसका था, इसी यही यूनिट जो था वो स्पीड का भी था। क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत तो बताइए यहां से नहीं। अब इसे आप एक तरीके से और भी तो कह सकते हैं, कोई मीटर पर सेकंड तो स्टैंडर्ड यूनिट हो गया, ये कौन सा यूनिट है, एसआई यूनिट है, यानी स्टैंडर्ड यूनिट है। अब नॉन स्टैंडर्ड यूनिट भी तो हो सकता है, किलोमीटर पर आवर, है ना, मीटर पर मिनट, हाँ, या सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऐसा भी लिख सकते हो। और उसे कन्वर्ट करने का तरीका मैंने तो पिछले क्लास में बताया था कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे बदलें, या मीटर पर मिनट में कैसे बदलें, या से है ना मीटर या किलोमीटर पर सेकेंड में कैसे बदले, मैंने पूरी डिटेल में समझाया था लास्ट में, और बहुत आसान भी था, और एक शॉर्टकट तरीका बताया था कुछ स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, तो अब आगे जरा समझते हैं कि व्हेन इज वेलोसिटी इज सेड टू हैव चेंज्ड, यानी वेग में परिवर्तन कब होगा। अगर आप डेफिनेशन यूज किए तो अब डेफिनेशन को माइंड में रखते हुए इस बात को बताइए कि वेग में परिवर्तन यानी व्हेन इज वेलोसिटी इज सेड टू बी चेंज्ड। तो वेलोसिटी मैंने क्या बताया था कि कोई बॉडी का मोशन दो चीजों पर डिपेंड करता है, राइट कि नहीं जी। तो एक तो वो उसकी रैपिडिटी कितनी है, मोशन की रैपिडिटी कितनी है, और दूसरा वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब रैपिडिटी भी तो एक मेन फीचर है, यानी अगर रैपिडिटी में बदलाव होगा तो भी तो कह सकते हैं कि मोशन में चेंज होगा, तो अग्नि। और मैंने क्या बताया अभी कि वेलोसिटी में भी रैपिडिटी के का योगदान है, रैपिडिटी को इंक्लूड करते हैं, रैपिडिटी के साथ साथ हम लोग किसका लेते हैं, डायरेक्शन को लेते हैं। इसका मतलब कि अगर वेलोसिटी में चेंज होगा तो दो तरीके से या तीन तरीके से आप चेंज करते हैं। पहला कि अगर उस बॉडी के स्पीड में चेंज आ जाए, यानी अगर बॉडी पहले 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था तो अब 12 मीटर पर सेकंड चलने लगे, तो कह सकते हैं क्या कि उसका वेलोसिटी चेंज हो गया। क्लियर है। दूसरा, चेंज इन डायरेक्शन, यानी अगर वेलोसिटी में चेंजेस नहीं हो रहा है, यानी 10 मीटर पर सेकेंड है और अब भी 10 मीटर पर सेकेंड है, क्या दोनों वेलोसिटी सेम है, हाँ सेम कब होगा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। लेकिन एक जो मोशन है वो 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ की ओर है, और एक मोशन 10 मीटर पर सेकेंड साउथ की ओर है, तो भी हम कहेंगे देयर आर टू डिफरेंट वेलोसिटी। क्लियर, हाँ। यानी अगर आपको वेलोसिटी में चेंज करना है तो आप पहला किस में चेंज कर दो, आप उसके स्पीड में चेंज कर दो तो भी चेंज होगा, उसके डायरेक्शन में भी चेंज कर दो तो भी चेंज होगा, और कोई दोनों में चेंज करे यानी स्पीड भी बदल दे डायरेक्शन भी बदल दे तो भी उसमें क्या होगा, चेंज होगा। यानी जब गति दिशा या दोनों में परिवर्तन होता है तो भी वेग में परिवर्तन होता है। ये पॉइंट जो मैंने बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है।
जो अलग अलग लेवल का एग्जाम देते होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, या जो टॉपर क्लास में बनते होंगे, उनको ये बात पता है कि जो मैं बात बता रहा हूं बहुत साधारण सी बात नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार आप माइंड में जरूर रखिए। अब जरा मैं बात करूं कि मैंने वेलोसिटी के मीनिंग को समझा, वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला मैंने देखा। अब वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म कब होगा और नॉन यूनिफॉर्म कब होगा, वैसे मैंने स्पीड में भी डिफाइन किया था, याद करो तो। जी बिल्कुल। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, जरा ध्यान समझिएगा कि a body is said to have uniform velocity if it cover equal displacement in equal interval of time and the same direction। दो बात, दोनों डेफिनेशन में एक बात है कि यहां पे आपको यूनिफॉर्म बनने के लिए आपको इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी हर एक सेकेंड में या हर एक इंटरवल ऑफ टाइम जो आपने लिया है उसमें इक्वल इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात क्या बताया था मैंने, दूसरी बात ये बताया कि वो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, अलग अलग डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। मान लो कोई मान लो एक इंटरवल ऑफ टाइम में कोई 10 मीटर गया नॉर्थ की ओर और उसी इंटरवल ऑफ टाइम में 10 मीटर गया साउथ की ओर, तो आप दोनों को यूनिफॉर्म नहीं बोल सकते, दोनों को यूनिफॉर्म नहीं बोल सकते। 10 मीटर पर सेकेंड अगर कोई नॉर्थ में है और दूसरा भी 10 मीटर पर सेकेंड साउथ में है और दोनों, तो वो दोनों को हम लोग क्या कह सकते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह सकते हैं। क्लियर है बात। तो इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट शुड बी इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, पहला बात। और दूसरा, डायरेक्शन शुड नॉट चेंज, डायरेक्शन भी चेंज नहीं करना चाहिए। तो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। हाँ, तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी क्लियर हो गया, आई होप। चलिए अब हम लोग आते हैं एवरेज वेलोसिटी, कि कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग एवरेज वेलोसिटी को। क्लियर है कि नहीं, जी बिल्कुल। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ये एवरेज स्पीड से थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि जब एवरेज वेलोसिटी वेलोसिटी डिपेंड करता है या डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट पर इंटरवल, यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे कि एवरेज वेलोसिटी जो होगा उसको निकालने का सिंपल तरीका क्या होगा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, राइट, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो इससे आप निकाल सकते हैं। वैसे चूंकि जब ये बात हम लोग डिस्प्लेसमेंट की कर लेते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी आप किसके तरीके से निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी जो है वो हम निकाल सकते हैं इससे भी, कि v प्लस यू डिवाइडेड बाई टू, जहां v जो होता है वो स्टार्टिंग वाला वेलोसिटी होता है, इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, और v को हम लोग फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। यानी इतने स्पीड से शुरू किया और लास्ट में कितने स्पीड से रुका, या लास्ट हम कितने स्पीड तक का निकालना चाहते हैं एवरेज, तो उन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड नहीं है, ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड नहीं है। ये कब वैलिड होगा, जब हम लोग एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म रखेंगे और स्ट्रेट लाइन में रखेंगे। कहां पे, यूनिफॉर्म और स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए एक्सेलरेशन। अब आपके मन में आएगा कि एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म तो समझ में आ गया होगा कि एक जैसा इंटरवल ऑफ टाइम में सेम होना चाहिए, लेकिन और स्ट्रेट लाइन में आ गया कि सीधी रेखा में होना चाहिए, सीधा चलना चाहिए। लेकिन ये एक्सीलरेशन बात में कंफ्यूजन आया कि नहीं आया, जी आया। तो जैसे आपको यहां पर सिंपल पहले समझ लो एक्सीलरेशन समझने से पहले कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और टाइम कैसे होगा। तो मान लो कोई आदमी ए से बी पर गया, ए से बी पर गया और ये मान लो 50 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए से बी गया और टाइम लग गया इसको 6 सेकंड। कितना लग गया, 6 सेकंड। यानी इसका इंटरवल कितना हो गया, टाइम इंटरवल 0 to 6। अब देखो, अब अगर मैं बोलूं कि एवरेज बताओ कितना होगा, राइट, तो बताना होगा ना कि 50 मीटर में पहला जो सी तक गया था जब वो, तो ये 30 मीटर गया, कितना गया, 30 मीटर गया, और मान लो कि इसे 3 सेकंड लगा। और ये जो 20 मीटर है ना, ये अगला जो 20 मीटर है इसमें भी कितना लग गया, कितना लगा, ये मान लो कि 2 सेकंड में गया।
या ये भी 3 सेकंड में गया, कितना में 3 सेकंड में। तो आप बताओ कि इसका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज क्या होगा। तो आप पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लो यहां से यहां तक। तो बताओ ए से बी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो बोलोगे ए से बी तो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, और स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, टोटल पाथ कवर के बराबर ही होता है। तो टोटल पाथ कितना कवर किया, 30 प्लस 20 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, 3 और 3 6, यानी 50 बाई 6 मीटर पर सेकेंड हो गया, यानी 25 बाई 3 मीटर पर सेकेंड। बट इट फ्रॉम ए टू बी, इट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी डायरेक्शन। डायरेक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बताना पड़ेगा डायरेक्शन को, अदरवाइज ये स्पीड कंसीडर्ड कर लिया जाएगा। तो चलो अब हम लोग एक्सेलरेशन भी समझ लेते हैं, जो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन जो है मोशन को और ऊपर लेवल से डिफाइन करता है। पहले मैंने स्पीड को डिफाइन किया, उससे पहले मैंने डिस्टेंस को डिफाइन किया, फिर स्पीड को डिफाइन किया, फिर वेलोसिटी को डिफाइन किया। वैसे वेलोसिटी स्पीड दोनों सेम था, बट ज्यादा एडवांस फीचर किसके पास था, वेलोसिटी के पास था। अब हम लोग एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं, त्वरण को डिफाइन करते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, rate of change of velocity with respect to time, and it tell us how quickly the velocity of the body increases or decreases, कितना वेलोसिटी चेंज कर रहा है या कितना वेलोसिटी यानी बढ़ रहा है और कितना घट रहा है। यानी वेलोसिटी में चेंज, और वेलोसिटी क्या था, रैपिडिटी ऑफ मोशन इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, मोशन की तीव्रता, यानी कोई कितना तेज चल रहा है, ये वेलोसिटी था किसी डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन में था। तो अब सोचो त्वरण क्या बता रहा है कि वो जो तेज हो रहा है उस अपनी तेजी को कितना जल्दी जल्दी बदल रहा है, किस रेट से बदल रहा है। वो जिस रेट से अपनी स्पीड को कोई बदलता है ना, उसी को कहते हैं हम लोग एक्सीलरेशन। जिस रेट से कोई बॉडी अपने मोशन को बदलता है, उस रेट को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। और इसलिए एक्सेलरेशन को अगर आपको निकालना है तो वेलोसिटी में चेंज निकाल लो और डिवाइड कर दो टोटल टाइम इंटरवल से। तो वेलोसिटी में चेंज कितना होता है, तो बोलोगे स्टार्टिंग में अगर u वेलोसिटी से गया होगा और अभी वो v वेलोसिटी है, तो चेंज वेलोसिटी में कितना हुआ होगा, तो बोलोगे v माइनस यू चेंज, और टाइम क्या रहा होगा, टाइम इंटरवल को t से डिवाइड कर दो। यानी एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा एक्सेलर। तो बोलोगे कि अगर वेलोसिटी में चेंज है तो वेलोसिटी तो स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही होता है, और स्पेसिफिक डायरेक्शन के किसी के वेलोसिटी में चेंज को ही क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, एक अदिश राशि हो जाएगा, या सदिश राशि हो जाएगा। पता नहीं कंफ्यूजन हो रहा हूं मैं, एक बार आप देखना, अदिश या सदिश कहते हैं। तो v माइनस यू बाई टी यानी इसे एक्सेलरेशन कहते हैं। अब यूनिट अगर निकालना हो तो v माइनस यू यानी वेलोसिटी में चेंज, यानी वेलोसिटी में चेंज ही तो है। तो वेलोसिटी में चेंज क्या होता है, मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट होता है, और टाइम का यूनिट सेकेंड होता है। तो एक सेकेंड और एक सेकेंड ऊपर में था, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया। और ये भी कैसा यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, एसआई यूनिट है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। वैसे मैंने लिख के भी दिखाया कि वेलोसिटी मान लो किसी बॉडी का एक t1 टाइम में v1 था और किसी t2 टाइम इंटरवल में v2 था। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज कैसे निकलेगा, तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दो। टाइम इंटरवल कैसे मिलेगा, दोनों टाइम का डिफरेंस ले लो, उसे टाइम इंटरवल मिलेगा। और डेफिनेशन से जब आप निकालोगे a इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल यानी t2 माइनस t1। तो मैंने ये शॉर्टकट में लिखा, ये एक एक करके एक्सप्लेन करके आपको बता दिया गया। तो एक्सीलरेशन का पहला डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि चेंज इन वेलोसिटी, कहीं कहीं लोग इसे ध्यान से समझना v बाई टी भी बोल देते हैं एक्सीलरेशन को। वेक्टर है तो इसमें सर में टोपी चढ़ा के रखना हमेशा। अगर v बाई टी बोल, लेकिन यहाँ v क्या है और t क्या है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। v जो है चेंज इन वेलोसिटी को दिखा रहा है। अगर क्वेश्चंस में चेंज इन वेलोसिटी दिया गया है तब तो v यूज कर लो,
और अगर दो अलग अलग वेलोसिटी दिया गया है तो आप पहले उसका चेंज निकालो कि कितना चेंज हुआ, तो काम बन जाए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो अब मैं आगे बढ़ूं, जी बढ़ता हूं, और आगे मैं बात करता हूं कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है, जिसकी बात कर रहे थे कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में हो और वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे, तो दोनों वेलोसिटी का जोड़ के और उससे 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, क्या मिल रहा था, एवरेज वेलोसिटी। ओके चलो, तो अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है कि बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन if its velocity changes by equal amount in equal interval of time, no matter how small the time interval is. कितना छोटा टाइम इंटरवल हो, I don't know about that, but if the motion of the body changes uniform, that means equal velocity is changes in equal interval of time, how this interval is small, we don't have any expectation कि इतना बड़ा इंटरवल टाइम का होना चाहिए, 5 सेकंड का इंटरवल होना, doesn't matter the time in length of the time interval, but if any of the time interval the velocity equally changes, then we said that type of changes that should be acceleration is uniform. Example, when we throw a ball, है ना, when we throw a ball, ठीक है, above the earth surface, it return back to the earth, it return back to the earth, but when it return back, the change in velocity of the ball is uniform. That means ball travel equal distance in equal interval time. That means ball changes its velocity equal interval in equal interval of time. यानी equal velocity को equal interval of time में change करता है, यानी और वो change कितना होता है, आपने ग्रेविटी के बारे में सुना होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होता है, यानी ग्रेविटी के बराबर होता है, छोटा जी के वैल्यू के बराबर होता है। अभी उसके बारे में चर्चा करते हैं, बट वो उस स्पीड से अपने वेलोसिटी को क्या करता है, चेंज करते रहता है। क्लियर है कि नहीं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था। दूसरा एग्जांपल आप यहां से ले सकते हैं, एक इंक्लाइंड प्लेन ले लो और उस इंक्लाइंड प्लेन में कैसे बनता है, एक मान लो ऐसे जमीन पर, ऐसे जमीन है, यहां पर कोई पटरा ले लो, इसको ऐसे रख दो, अब यहाँ कोई बॉल को क्या करो, लीव करो, जब लीव करोगे तो बॉल यहां से अपना क्या, आप अपने आप वो स्पीड में चेंजेस करेगा, तो जो स्पीड में चेंजेस करेगा ना वो बॉल, वो हमेशा हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में वो बराबर स्पीड में चेंजेस करेगा, यानी बढ़ाते जाएगा अपने स्पीड को या फिर घटाते जाएगा। अब चूंकि यहाँ तो बढ़ेगा स्पीड, इसीलिए यहाँ पर इंक्रीज हम बात बोलते हैं, लेकिन जैसे आप ऊपर फेंकोगे तो धीरे धीरे क्या करेगा, उसका स्पीड कम होगा और यूनिफॉर्म तरीके से होगा। क्लियर है, तो अब अगला एक टॉपिक था जिसे हम लोग कहते थे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो जस्ट उसका अपोजिट, जब बॉडी इज सेड टू बी हैव नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां मत बोल देना अनइक्वल इंटरवल टाइम, नहीं, इंटरवल हम सेम रखेंगे, बस उस सेम इंटरवल में अगर हर बार वेलोसिटी में सेम चेंजेस होता है तो बोलेंगे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, और हर बार अलग अलग या एक बार भी अलग चेंज हो गया तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। समझ में आया। वैसे भी दुनिया में एक बात आपने सुना होगा ना कि लोग ये कहते हैं कि हम 100 अच्छी काम करते हैं, कोई मेरा याद नहीं रखता, लेकिन जैसे ही एक गलत काम करते हैं पूरी दुनिया बदनाम करने में लग जाती है। बट ये गलत नहीं है, सही बात है, क्योंकि लॉ ऑफ नेचर, नेचर में क्या कहता है, नेचर कहता है कि कोई भी चीज तब तक सही है जब तक उसको गलत साबित करने वाला कोई भी एक एग्जाम्पल ना हो। आपको इसीलिए अगर आपको 50 लोग सही कह रहे हैं, अगर कोई एक आदमी भी गलत कह रहा है तो भी आप गलत हो, और अगर इसको नहीं मानते तो वही बात यहाँ है कि अगर आप पहले इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी में मान लो कुछ चेंजेस हुआ, अगले इंटरवल ऑफ टाइम वेलोसिटी में सेम हुआ, अगले इंटरवल ऑफ टाइम में सेम चेंजेस वेलोसिटी में हुआ, फिर अगला इंटरवल ऑफ टाइम लिया उसमें भी सेम हुआ, और अगला इंटरवल ऑफ टाइम लिया उसमें अलग वेलोसिटी में चेंज हो गया, तो आप इसको यूनिफॉर्म नहीं बोलोगे। तो रियल लाइफ में भी तो ऐसा ही होता है ना,
होता है कि नहीं, बट उनमें कुछ वसूल भी होते हैं, उस वसूल के साथ वो चेंजेस होते रहते हैं। क्लियर है? चलिए, तो अब मैंने कहा कि वो जब किसी बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं तो एक स्पीड में चेंजेस करके वो नीचे आता है, तो स्पीड कितने स्पीड से वो अपने आप को चेंजेस करता है, तो स्पीड किसके बराबर होता है, स्पीड में जो चेंजेस है वो 9.8 मीटर पर सेकंड के स्पेस करता है, यानी हर सेकंड में वो अपना स्पीड को 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ा लेता है, हर सेकंड। यानी अभी अगर 9.8 मीटर पर सेकंड है तो अगला सेकंड में वो कितना हो जाएगा, 9.8 और 9.8 तो 9 9 18 8 और नहीं 8 8 16 का 6 और 18 और 19 यानी 19.6 हो जाएगा दूसरे सेकंड में, तीसरा सेकंड में 19.6 प्लस 9.8, चौथे सेकंड में फिर और ऐसे हर बार 9.8 ऐड कर, उतना स्पीड उसका होते जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जब बॉडी ऊपर से नीचे आता है तो बॉडी एक्सेलरेट करता है, खुद ही खुद एक्सेलरेट करता है। तो समझ में आया कि नहीं? चलो अब एक बात बताओ, जीरो एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या वो यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? तो बोलोगे हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में सेम चेंजेस हो रहा है, चाहे वो चेंजेस नहीं हो रहा है मतलब सेम ही तो हो रहा है, तो बोल सकते हैं जीरो एक्सेलरेशन में क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्लियर है कि नहीं जी? और अगर मान लो कोई बॉडी जो है 5 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है बार बार, तो क्या बोलोगे, उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, जैसे मान लो आपने बाइक स्टार्ट किया और आपने स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से ही चलना शुरू किया और चल ही रहे हो, तो मान लो ये चलना चलना जो है वो मान लो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड से t इज इक्वल टू 10 सेकेंड तक, यानी तीसरे सेकंड से लेके 10वें सेकंड तक आपने जो है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड में बदलाव नहीं किया, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, तो बताओ आप किस प्रकार से बॉडी आपकी गाड़ी एक्सीलरेट कर रही है, क्या वो एक्सीलरेशन कितना होगा, यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म? तो बोलोगे सर चेंज तो नहीं हो रहा, हर एक इंटरवल टाइम में सेम है, तो यूनिफॉर्म बोलेंगे, लेकिन एक्सेलरेशन बॉडी हो रही कि नहीं? बोलोगे बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, बट एक्सेलरेशन शुड बी, बॉडी शुड बी एक्सेलरेटेड बाय जीरो एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि हर एक जगह में स्पीड सेम है, और जैसे ही चेंज इन स्पीड निकालोगे तो इनिशियल माइनस फाइनल करोगे तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, और जीरो अपॉन समथिंग इज जीरो, तो जीरो एक्सेलरेशन भी क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म कहलाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी ध्यान रख लेना कि कोई बॉडी अगर स्पीड में चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से स्पीड से चल रही है, तो उसको उसी स्पीड से ले जाने में एक्सटर्नल फोर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। चलो ठीक है, अब आगे मैं बात करता हूं और इंपॉर्टेंट चीज सिखाता हूं कि कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं, और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको थोड़े से एक फैक्ट मिलते हैं जिससे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बहुत आसानी से क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। पहला होता है कि जो जी होता है, जिसे मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये जी जो होता है वो अर्थ सरफेस पे नियरली क्या करता है, कांस्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि जी का वैल्यू फिक्स है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये चेंज भी होता है, जैसे जैसे आप अर्थ से दूर जाओगे जी का वैल्यू घटता है, बट अर्थ सरफेस के नजदीक में क्लोजेस्ट का हम बात करते हैं 150 मीटर के आसपास में, ये कांस्टेंट होता है। इसलिए मैंने कहा कि जब बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है, लेकिन अगर बहुत ऊपर फेंक दोगे, जाके स्पेस से फेंक दोगे, तो जरूरी नहीं कि वो यूनिफॉर्म होगा। यानी अर्थ सरफेस के आसपास में क्या होता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा दूर जाओगे तो स्लाइटली ये क्या करेगा, जैसे जैसे हाइट चेंज होगा स्लाइटली जी का वैल्यू डिक्रीज करने लगेगा 9.8 से। ठीक है, पहली बात समझ में आया। जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है उसकी डायरेक्शन होती है वो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होता है। अब चूंकि इसकी अगर डायरेक्शन मिल चुकी है एक, तो ये बोल सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और आपको पता है कि मून पे जो ग्रेविटी जो होती है उसका वैल्यू कितना होता है, 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी अर्थ से कितना होता है, कम होता है। ठीक है, अर्थ से कितना होता है, कम होता है। देखो क्योंकि अर्थ में 9.8 होता है।
यानी लगभग 1/6 इसीलिए सुनी होगी कि जो अर्थ में जो ग्रेविटी जो होती है वो वहां से चंद्रमा की ग्रेविटी से 6 गुना ज्यादा है। इसीलिए आपका वेट जो है अर्थ पे क्या होता है, ज्यादा होता है। मून में जाओगे तो आपका वेट कम हो जाता है। अब जब मैंने बोला ना वेट, तो लोग अपना वजन सोचोगे कि सर हम यहाँ 50 किलो चंद्रमा में जाके 40 किलो जाएंगे। बाबू 50 और 40 केजी आपका वेट नहीं है, ये आपका मास है। तो हम लोग इस टाइप का भी कंसेप्ट अगले लेक्चर में लेंगे। मैंने कहा है कि ये लेक्चर को ऐसा बनाने वाले हैं कि आप सोचोगे कि क्या सर हमने ऐसा पहले कभी पढ़ा नहीं था। बिकॉज मैं यहाँ पे एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता हूं ताकि आप जितना सीखना चाहो उतना सीख लो। आपको हर चीज सीखने का मैं ओपन कर देता हूं, उसके आगे आप बढ़ते जाओ। दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में डालो, मैं बताऊंगा। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, अपने सोसाइटी में ध्यान का ध्यान रखिए, सफाई सुथरा रखिए और सबसे अच्छा खुश रहिए। और कुछ ना कुछ रोज सीखते रहिए, क्योंकि अगर रोज आप कुछ ना कुछ सीखते रहोगे तो जीवन जो है हमेशा आपका सुखमय होगा। ठीक है, तो विदा चाहता हूं, तब तक आप ध्यान से पढ़ो।